हेलो नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजभाषा से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। राजभाषा के क्वेश्चन जितने भी रेलवे के एलडीसी एग्जाम होते हैं उनमें करीब 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। हर एग्जाम में यहाँ पर वो राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। मैं इस वीडियो में आपको राजभाषा अधिनियम से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, राजभाषा नियम 1976 से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं और इसके अलावा राजभाषा के संवैधानिक प्रावधान और जो समितियां हैं उनके बारे में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको इस तरह से हल कराने वाला हूँ। एक पीडीएफ है, पीडीएफ में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस तरह से हल कराने वाला हूँ। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शनों को यहाँ पर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। और दोस्तों, विश्वास आपको मैं यहाँ पर दिला देता हूँ कि आप राजभाषा की जो ये वीडियो है इसको एक बार देखने पर और देखने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आप सच में राजभाषा के जो आपको टिपिकल लगती है, राजभाषा से संबंधित जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको लगेगा कि सच में हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। इसके अलावा इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पर, ये पीडीएफ डाली हुई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे, ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पर पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, ये पीडीएफ है और करीब इसमें 100 से 125 क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर आपको बहुत ही आराम तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाने वाला हूँ। तो ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए सीधा हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में है? तो यहाँ पर देखिए आंसर साथ में लगे हुए हैं, तो गए इसका सही आंसर है भाग 17। अब हम भाग 17 के बारे में समझेंगे कि भाग 17 में टोटल 9 अनुच्छेद हैं। 9 अनुच्छेद हैं और कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक ये टोटल 9 अनुच्छेद हैं। हम यहाँ पर बारी बारी से जो अनुच्छेद हैं 343 से लेकर 351, इसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन के लिए कि भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हैं। अब थोड़ा सा मैं और डिटेल आपको बता देता हूं कि राजभाषा जो हमारी है वो हिंदी राजभाषा है, हिंदी राजभाषा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। इसके अलावा राजभाषा, यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ। राजभाषा नियम ये 28 जून 1976 को राजभाषा नियम आए, राजभाषा नियम बनाए गए। राजभाषा नियम के अलावा राजभाषा अधिनियम यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए इन चीजों को। ये पारित हुए थे 10 मई 1963, 10 मई 1963 को ये पारित हुए थे। यहाँ सही आंसर है भाग 17 जिसमें टोटल 9 अनुच्छेद है, 343 से 351 तक। हम हर अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा आंसर जो हो गया है भाग 17। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, संघ की भाषा के बारे में संविधान के किस अध्याय में उल्लेख है? तो अध्याय 1 में संघ की भाषा के बारे में है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 1 है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता देता हूं कि आप एक नोटबुक साथ में रखें, जिससे मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा जो भी आपको बता रहा हूं उनको नोट करते जाएं, जिससे आप आगे पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा बताया जा रहा है वो आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? मेरी स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी, आप वीडियो को बढ़ा के, स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 120, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है वो है अनुच्छेद
120 में। अब बात करें यहाँ पर अनुच्छेद 12 की, तो अनुच्छेद राज्य शब्द की परिभाषा अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि अनुच्छेद 12 जो है उसमें राज्य शब्द की परिभाषा, इसमें आपको मैंने बताया है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। यहाँ पर देखिए ये विधानमंडल में अनुच्छेद 202 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 210 में दिया गया है। अनुच्छेद 112 की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत करना अनुच्छेद 112 में बताया गया है। तो इसका जो आंसर है अनुच्छेद 120 है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। और यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन इसी टाइप से आपको नीचे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 का आंसर 120 हो गया है, अनुच्छेद 120। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है। ऊपर मैंने बताया था कि 210, तो 210 इसका सही आंसर है। ऑप्शन ख, ऑप्शन जो सेकंड है ख, वो इसका सही आंसर है, अनुच्छेद 210 है। 120 मैंने आपको अभी बताया था कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के जो है वो संविधान के अनुच्छेद 120 में दिया गया है। अनुच्छेद 343 की बात करें तो इसमें संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है, जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि अनुच्छेद 343 से 351 9 अनुच्छेद है भाग 17 में। तो यहाँ पर एक अनुच्छेद 343, तो 343 में संघ की राजभाषा के संबंध में अनुच्छेद 343 है कि संघ की राजभाषा क्या होगी, लिपि क्या होगी। अनुच्छेद 343 1, 343 2 ऐसे दिया हुआ है। अनुच्छेद 345, तो अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषाओं के बारे में है कि जो राज्यों की राजभाषा है वो क्या होगी। तो राज्यों की जो राजभाषा है अपने हिसाब से जो भी जो मतलब जिस राज्य से संबंधित है वो अपने राज्य की भाषा का उपयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संघ की राजभाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, अनुच्छेद 343 में बताया गया है। तो ऑप्शन घ इसका सही है, ऑप्शन डी इसका सही है क्वेश्चन नंबर 5 का। यहां पर देखिए जो अनुच्छेद 340 है ये संविधान के भाग 16 में है, भाग 16 में। और इसमें दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा सामाजिक व शैक्षिक जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो वर्ग हैं उनके लिए एक आयोग की स्थापना से संबंधित ये दिया हुआ है। अनुच्छेद 120 आपको मैंने बताया था कि संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा के संबंध में अनुच्छेद 120 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है। तो अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344 है। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि राजभाषा में ये अनुच्छेद किए करा रहा हूं मैं, पीडीएफ में जो दिया हुआ है। यहाँ पर मैं टॉपिक वाइज से क्वेश्चन कर रहा हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। जब भी आप हल करें थोड़ा सा आपको क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन ये विश्वास दिला देता हूं कि राजभाषा से संबंधित जितनी भी मैं वीडियो लेके आऊंगा आपको पूरा राजभाषा उसमें कराने वाला हूं। तो ये यहाँ राजभाषा की फर्स्ट वीडियो है और इसमें जो राजभाषा आयोग है, राजभाषा अधिनियम है, राजभाषा नियम है, और जो समितियां हैं उनके बारे में यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो 6 का आंसर हुआ अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344 है। 210 के बारे में मैंने बताया था कि विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है। और 3 में अभी ऊपर बताया था कि संघ की राजभाषा के बारे में है। अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के निर्देश, जो हिंदी भाषा है उसके विकास के निर्देश अनुच्छेद 351 में दिए हैं। आप यहाँ पर अनुच्छेदों को जो 343 से 351 है उनको सबको क्लियर कर लें आप, जिससे आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है। तो अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 345 से 343 के बारे में मैंने अभी बताया कि जो संघ की राजभाषा है उसके बारे में दिया गया है अनुच्छेद 343 में। 344 में दिया गया है कि राजभाषा आयोग और संसदीय समिति जो हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 344। 344 में राजभाषा आयोग और संसदीय समिति के बारे में ये दिया गया है। अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 346 से राज्यों या संघों की जो पत्रादि की भाषा होगी वो क्या होगी, पत्रादि की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी। राज्यों के बीच जो पत्रों का
आदान प्रदान है, पत्रादि होगा, तो उसमें राजभाषा क्या होगी, अनुच्छेद 346 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच यदि किसी संघ के बीच, राज्यों और संघ के बीच पत्रादि की भाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? मैंने अभी आपको बताया था ऊपर है कि राज्यों के बीच और राज्यों और संघों के बीच में जो पत्रादि की राजभाषा होगी वो अनुच्छेद 346 में है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ए इज राइट आंसर है। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन चल रहा था हमारा, अनुच्छेद 346 राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 347 के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 347 क्या है? किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है उसके संबंध में जो उपबंध बनाए गए हैं वो अनुच्छेद 347 में है। दोबारा से सुनिए, किसी राज्य की जो जनसंख्या है उसके किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है उसके संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं अनुच्छेद 347 में। 349 की बात करें तो 349 में बताया गया है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया बनाई गई है। कुछ जो भाषा है, भाषाओं से संबंधित कुछ जो विधियां हैं उनको अधिनियमित करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया बनाई गई है, अनुच्छेद 349 में बताया गया है। 348 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय हैं और उनके जो अधिनियम है, विधेयक हैं आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है उसके बारे में अनुच्छेद 348 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? अभी मैंने बताया था आपको 347 इज राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 9 346 में ना आपको अभी बताया था कि राज्यों या संघों की जो बीच जो पत्रादि होंगी उनकी भाषा क्या होगी, ये बताया गया है अनुच्छेद 346 में। बाकी मैंने आपको 344 भी बताया था। 344 में मैंने आपको बताया था कि राज्य भाषा के संबंध में आयोग और संसद की जो समिति हैं उनके बारे में 344 में दिया गया है। 345 जो था, 345 इसमें राज्यों की राजभाषा और जो भाषाएं हैं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है? तो ये अनुच्छेद 345 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयक आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 348 है। अभी मैंने बताया था आपको कि उच्चतम न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय हैं, उनके जो अधिनियम और विधेयक हैं उनके लिए प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है उस वो अनुच्छेद 348 में है। अनुच्छेद 348 में है। 349 में मैंने आपको बताया था कि इसमें संविधान के लागू होने के बाद जो 15 वर्षों के दौरान राजभाषा से संबंधित कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 349 में दी गई है। अनुच्छेद 349 में क्या दिया हुआ है? संविधान के लागू होने के बाद पहले 15 वर्षों के दौरान राजभाषा से संबंधित कानून बनाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 350 है। अनुच्छेद 350 में कोई भी व्यक्ति कोई शिकायतें किसी भी भाषा में दे सकता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत देनी है तो वो किसी भी भाषा में दे सकता है, हिंदी, इंग्लिश, और वहाँ अगर जैसे राज्य से संबंधित है तो राज्य में जो बोली जाने वाली भाषा है उससे रिलेटेड यहाँ ये दिया हुआ है अनुच्छेद 350 में कि कोई व्यक्ति को कोई शिकायत दर्ज करानी है तो वो किसी भी भाषा में दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अभी आपको मैंने बताया था 350 से राइट आंसर 350 की कोई भी व्यक्ति कोई शिकायत देना चाहता है तो वो किसी भी भाषा में अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हिंदी भाषा का विकास मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अनुच्छेद 351 में बताया गया है कि हिंदी भाषा का जो विकास से संबंधित अनुच्छेद है वो 351 है, अनुच्छेद 351। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए,
भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। सभी इस क्वेश्चन को जानते हैं। तो भारत की जो राजभाषा है संविधान के अनुसार, जो संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर देखिए, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? जो संसदीय राजभाषा समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? पहले देखिए संसदीय राजभाषा समिति, इस समिति का जो गठन है राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अधीन, 1976 में किया गया है संसदीय राजभाषा समिति। तो संसदीय राजभाषा समिति का जो गठन है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अधीन 1976 में किया गया है। टोटल इसमें 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्यों में लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य यहाँ पर होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति रेल कार्यालयों का निरीक्षण करती है? तो दूसरी उप समिति जो है वो रेल कार्यों का निरीक्षण करती है। संसदीय राजभाषा समिति की जो उप समिति है वो दूसरी, वो रेल कार्यालयों का निरीक्षण करती है। रेल से संबंधित जो कार्यालय हैं उनका निरीक्षण दूसरी उप समिति के बारे में बताया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? अभी मैंने बताया था कि लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, तो लोकसभा से 20 सदस्य होते हैं। राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी यहाँ पर हम क्लियर कर रहे हैं। तो संसदीय समिति में राजभाषा से संबंधित 10 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो ये देखिए 8वीं अनुसूची में जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें जो भाषाएं हैं उनका उल्लेख है। अब यहाँ पर मैं आपको जो मूल संविधान है, मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी। अभी आपसे पूछा जाए कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। टोटल 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाओं का जो उल्लेख है उस संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची में किया गया है। मैं अभी आपको 22 भाषाएं बताऊंगा और 22 भाषाएं किस प्रकार से ये जुड़ी हैं। 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में बताया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में बताया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधारों और जमींदारों प्रथा की जो उन्मूलन है उसको रोकने के लिए ये 1951 में जोड़ी गई थी। संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधारों से संबंधित है और जमींदारी प्रथा को रोकने से संबंधित है। अनुसूची नंबर 9। 10वीं दल बदल से संबंधित है। जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये 1982 में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची दल बदल, जैसे राजनेता हैं किसी भी दल में आपस में इधर से उधर हो जाते हैं तो दल बदल से संबंधित ये अनुसूची है। अनुसूची नंबर 10 है। यहाँ पर जो मैंने भाषाओं का जिक्र किया था, अभी अगले क्वेश्चन में टोटल भाषाएं आपको बताने वाला, तो किस प्रकार से भाषाएं जुड़ी हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 14 भाषाओं के बाद 15वीं भाषा सिंधी जुड़ी थी। उसके बाद 16, 17, 18, उसके बाद 19, 20, 21, 22 किस तरह से जुड़ी हैं वो सभी मैं आपको आगे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत के संविधान के भाग 17 में राजभाषा के प्रयोजन के लिए कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक 9 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राजभाषा अधिनियम कब बना? राजभाषा अधिनियम कब बना? तो राजभाषा अधिनियम 1963 में बना था। 63 में, और ये 10 मई पूरा बोलेंगे तो 10 मई 1963 इसका राइट आंसर होगा। संशोधन हुआ है इसमें। संशोधन की अगर पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ है, तो ये 1967 में ये संशोधन हुआ है, जिसमें भी 16 दिसंबर 1967। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 से, राजभाषा अधिनियम की किस धारा के अधीन
किस धारा के अधीन 14 दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से तैयार, जारी या निष्पादित किया जाता है? तो राजभाषा अधिनियम की किस धारा में के अधीन 14 दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में अनिवार्य रूप से तैयार, जारी या निष्पादित किया जाता है? तो अनुभाग जो धारा 3 है, 3 में का जो 3 है, जो 3 का 3 है, उसमें ये जो 14 दस्तावेज हैं उसके बारे में बताया गया है। तो 14 दस्तावेज कौन कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि पहला जो दस्तावेज है वो संकल्प है, आप इनको लिख लीजिए। संकल्प, पहला संकल्प है, दूसरा सामान्य आदेश है, दूसरा सामान्य आदेश है, तीसरा नियम, तीसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा है अधिसूचनाएं, चौथा है अधिसूचनाएं, अधिसूचनाएं चौथा नंबर है। पांचवा नंबर है प्रशासनिक अन्य रिपोर्ट, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट 5 है। 6 में है प्रेस विज्ञप्ति, 6 में है प्रेस विज्ञप्ति। 7वां है संविधान, 7वां जो है वो संविधान, 7वां संविधान। 8वां है करार, 8वां क्या है करार, करार 8वां। 9वां परमिट, 9वां परमिट। 10वां लाइसेंस, 10वां लाइसेंस। 11वां सूचना, 11वां सूचना। 12वां निविदा प्रारूप और सूचना, निविदा प्रारूप और सूचना। 13वां संसद के किसी सदन के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक जो रिपोर्ट है वो 14 नंबर, 14 ओ सॉरी 13 नंबर, 13 नंबर क्या है, संसद के किसी सदन के किसी समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक रिपोर्ट है। और लास्ट जो 14 है, 14वां जो दस्तावेज है वो है अन्य, अन्य जो दस्तावेज हैं वो इसमें आते हैं। तो आप 14 दस्तावेज कौन कौन से इनको याद रख सकते हैं, दोबारा से एक बार सुन लीजिए। संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति, संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट, सूचना, निविदा प्रारूप और सूचना। 13वां जो है, 13 मैंने 12 अभी तक बताया, 13 संसद के किसी सदन के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक रिपोर्ट, और 14 अन्य दस्तावेज। ये यहाँ पर 14 दस्तावेज हैं। यहाँ का जो सही आंसर हो जाएगा धारा 3 के 3 में ये 14 दस्तावेज से संबंधित बताया है। क्वेश्चन नंबर 22 से, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, राजभाषा अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो ये केंद्र सरकार को प्रदान की गई है राजभाषा अधिनियम। राजभाषा अधिनियम आपको मैं अभी बताने वाला हूं। तो राजभाषा जो अधिनियम है वो प्रायोजन, उनकी जो कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार को दी गई है, केंद्र सरकार को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या इज राइट आंसर, क्या इज राइट आंसर। राजभाषा जो अधिनियम है, राजभाषा जो अधिनियम है उनके बारे में हम बात करेंगे कि राजभाषा अधिनियम 1963 में बनाए गए थे और संशोधन 1967 में किया गया था। राजभाषा अधिनियम जो है उनका जो संक्षिप्त जो नाम है कि उनको राजभाषा अधिनियम ही कहा गया था। ये धारा जो 3 है उसमें जनवरी 1965 के 26वें दिन को प्रवर्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख से प्रवर्त होंगे। ये राजभाषा अधिनियम है और इसके डिटेल में आपको बताने वाला हूं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, राजभाषा अधिनियम की कौन सी धाराओं के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य को लागू नहीं होते हैं? तो ये इस राइट आंसर 6 और 7 है, धारा 6 और 7 है। राजभाषा अधिनियम में संशोधन किस वर्ष हुआ? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया 1967 में, ये 1967 में ये संशोधन हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश किस वर्ष की 27 अप्रैल को जारी हुए? तो 1960 राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति के जो आदेश है 27 अप्रैल 1960 को जारी हुए थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजभाषा संकल्प कब प्रकाशित किए गए थे? 1968, 1968। राजभाषा नियम कब बने? तो राजभाषा जो नियम है 1976, राजभाषा जो नियम है 1976 में बने। राजभाषा जो नियम है 1976 में ये बने हैं और पूरा क्या है, राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976, 17 जुलाई 1976 में ये
राजभाषा नियम पारित हुए थे। कुल नियम 12 हैं। राजभाषा से संबंधित कुल नियम जो 12 हैं, इनमें जो संशोधन हुआ है, प्रथम संशोधन आपसे पूछ लिया जाता है तो 1987, दूसरा संशोधन 2007, तीसरा संशोधन 2011, दो और चौथा संशोधन 2016। अब यहाँ पर आपको देखना है, ये मैंने 4 संशोधन बताए, तो कभी-कभी पेपर में जो ऑप्शन होते हैं वो 3 संशोधन होते हैं, तो आपको 3 पर टिक लगाना है। तो राजभाषा नियम कब बने? 17 जुलाई 1976, 17 जुलाई 1976 में ये राजभाषा नियम बने। संशोधन प्रथम 1987, दूसरा 2007, तीसरा 2011 और चौथा 2016। 2016 में संशोधन। कुल 12 नियम हैं। कुल 12 नियम हैं। तमिलनाडु राज्य पर ये राजभाषा नियम लागू नहीं होते हैं। कई बार पूछा जाता है कि किस राज्य पर राजभाषा नियम लागू नहीं होते हैं, तो तमिलनाडु राज्य पर ये राजभाषा नियम नहीं होते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको राजभाषा नियम जो 12 हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से राजभाषा नियम हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, आप इनको नोट कर लीजिए। पहला नियम है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। राजभाषा जो नियम है उनका जो संक्षिप्त नाम है, विस्तार है और प्रारंभ, ये नियम नंबर 1 में बताया गया है। नियम नंबर 2 परिभाषाएं। नियम नंबर 2 परिभाषाएं। नियम नंबर 3 में राज्यों आदि और केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से विभिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि, मतलब राज्य या केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं उनके मध्य जो पत्रादि की जो भाषा है वो क्या होगी? वो भाग नंबर 3 4 नियम, भाग का मतलब नियम 4। चौथा नियम जो है केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार। केंद्रीय जो सरकार है उनके जो कार्यालय हैं उनके बीच में जो पत्राचार है, नियम नंबर 4 में बताया गया है। नियम नंबर 5 है। नियम नंबर 5 में हिंदी के पत्रों का जवाब हिंदी में देना। नियम नंबर 5 में बताया गया कि हिंदी के जो पत्र हैं उनका जवाब भी हिंदी में ही देना होगा। नियम नंबर 6 में बताया गया है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग है। सातवां अभ्यावेदन से संबंधित है। रूल नंबर रूल नंबर 7। रूल नंबर 8 है केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणियों का लिखा जाना, हिंदी या अंग्रेजी। केंद्र सरकार के कार्यालयों में टिप्पणियों का लिखा जाना या तो हिंदी में लिख सकते हैं या अंग्रेजी में लिख सकते हैं। 9वां जो नियम है हिंदी में प्रवीणता। ये पूछा जाता है कई बार, हिंदी में प्रवीणता राजभाषा नियम के किस नियम में है? तो नियम नंबर 9। 10 में क्वेश्चन नंबर 10, रूल नंबर 10 से हिंदी का कार्य साधक ज्ञान। ये भी पूछा जाता है, हिंदी का जो कार्य साधक ज्ञान है वो राजभाषा नियम में क्या, जो कौन सा नियम है उसमें बताया गया है, तो ये हिंदी का कार्य साधक ज्ञान है। नियम नंबर 10 है, 10 नियम में बताया गया है। 11वां नियम नंबर 11 है मैनुअल या संहिताएं प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य लेखन सामग्री। और रूल नंबर 12 क्या है? अनुपालन का उत्तरदायित्व। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, थोड़ा सा मैं फास्ट आपको दोबारा से बता देता हूँ, किसी का छोटा होगा तो आप दोबारा से नोट कर लीजिए। संबंधित नाम, विस्तार और प्रारंभ, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 परिभाषाएं। रूल नंबर 3 राज्यों आदि और जो राज्य हैं और जो केंद्र सरकार हैं उनके कार्यालयों के बीच जो पत्रादि है उसके बारे में। रूल नंबर 4 केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार। रूल नंबर 5 हिंदी के पत्रों का जवाब हिंदी में। रूल नंबर 6 हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग है। रूल नंबर 7 आवेदन अभ्यावेदन। रूल नंबर 8 केंद्र सरकार के कार्यालयों में टिप्पणियों का लिखा जाना हिंदी या अंग्रेजी में। रूल नंबर 9 हिंदी में प्रवीणता। रूल नंबर 10 हिंदी का कार्य साधक ज्ञान। रूल नंबर 11 मैनुअल या जो संहिता है उनकी प्रक्रिया संबंधी उच्च साहित्य लेखन सामग्री। और रूल नंबर 12 अनुपालन या उत्तरदायित्व। रूल नंबर 12 अनुपालन या उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट जो आंसर है वो 1976। रूल नंबर टोटल 12 मैंने आपको करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 से राजभाषा नियम में पहला संशोधन कब किया गया था?
तो अभी मैंने आपको बताया था राजभाषा नियम में 1987 में आपको यहाँ पर पहला संशोधन हुआ, दूसरा संशोधन 2007 में, तीसरा संशोधन 2011 में और चौथा संशोधन 2009 में, चौथा संशोधन 2009 में, वो सॉरी 2016, तीसरा 2011 और चौथा 2016। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 से राजभाषा नियम का विस्तार किस राज्य पर लागू नहीं है। आपकी अभी बताया था कि जो राजभाषा नियम है वो तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होते हैं, राजभाषा नियम तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 से राजभाषा प्रचार प्रसार की दृष्टि से देश को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, कि राजभाषा का जो प्रसार प्रचार है वो कितने क्षेत्रों में उसको बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, तीनों क्षेत्र आपको मैं बताने वाला हूं। तो 3 क्षेत्र में क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है, 3 क्षेत्र हैं कै ख गै, कै ख गै। इनको राज्यों के हिसाब से कि कै क्षेत्र में कितने राज्य हैं, ख क्षेत्र में कितने राज्य हैं और गै क्षेत्र में कितने राज्य हैं। तो कै क्षेत्र में, ख क्षेत्र में और गै क्षेत्र में, कै क्षेत्र में 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, ख क्षेत्र में 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा गै क्षेत्र में आते हैं जितने भी कै और ख में नहीं आए हैं वो सभी गै में रखा गया है। कै क्षेत्र में यहीं पे आपको मैं क्लियर करा देता हूं, कै क्षेत्र में 9 राज्य कौन कौन से हैं, तो बिहार, हरियाणा, बिहार, हरियाणा, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड है, झारखंड के बाद उत्तराखंड है और उत्तराखंड के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश। ये 9 राज्य हैं, ये 9 राज्य हैं कै क्षेत्र में आते हैं, 9 राज्य कै क्षेत्र में आते हैं। इसमें जो अंडमान और जो निकोबार है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं वो इसमें कै क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश हैं। ख क्षेत्र में दमन द्वीप और नागर हवेली, दमन द्वीप और नागर हवेली ख क्षेत्र में है, बाकी गै क्षेत्र में सभी आते हैं। तो यहाँ पर 3 क्षेत्रों में बांटा गया है प्रचार प्रसार के लिए राजभाषा के, कै, ख और गै। कै में 9 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश है। ख में 3 राज्य हैं, 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात, ये 3 राज्य हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश इसमें दमन द्वीप और दादर नागर हवेली हैं। बाकी जितने भी राज्य बचते हैं वो गै क्षेत्र में आ जाएंगे और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं वो गै क्षेत्र में आ जाएंगे। तो यहाँ आपको क्लियर कर लेना है कि कै क्षेत्र में 9 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ख क्षेत्र में 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31, अंडमान निकोबार द्वीप समूह राजभाषा के प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र में। तो मैंने आपको अभी बताया है अंडमान और निकोबार कै क्षेत्र में आते हैं, अंडमान और निकोबार कै क्षेत्र में आते हैं। हिमाचल प्रदेश राजभाषा के प्रयोग या प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र में आता है, तो अभी मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश है, कै क्षेत्र में आता है, कै क्षेत्र में आता है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको ऊपर क्लियर करा दिया था कि 9 राज्य कौन कौन से रहेंगे, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है दमन द्वीप राजभाषा के प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र में अधीन आते हैं, तो ये ख में आते हैं, दमन और द्वीप ख क्षेत्र में आते हैं। दादर और नागर हवेली ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये भी ख क्षेत्र में आता है, ये भी ख क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 35 है मेघालय राज्य राजभाषा के प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र में आता है, तो गै क्षेत्र में आता है। मेघालय ना तो कै में आता है ना ख में आता है, इसलिए इसको गै में रखा गया है। मैंने आपको बताया था कि गै क्षेत्र में वही आते हैं जो ना तो कै क्षेत्र में है ना ही ख क्षेत्र में है, वो गै क्षेत्र में आएंगे। गोवा राज्य राजभाषा के प्रयोग के लिए प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन आता है, तो ये गै क्षेत्र में आता है। तमिलनाडु किस क्षेत्र के अधीन आता है, ये गै क्षेत्र में आता है। मैं यहाँ पे आपका समय ज्यादा खराब नहीं कर रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश किस में आता है, तो ये गै क्षेत्र में आता है, गै क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए,
हिंदी के कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा राजभाषा नियम के किस नियम संख्या में शामिल है? तो ये 10 नियम संख्या 10 मैंने आपको पहले बताया था। कार्य साधक हिंदी का जो कार्य साधक ज्ञान है रूल नंबर 10 में है। टोटल जो राज भाषा नियम थे 12 नियम थे। 12 नियम आपको मैंने बताया था कि उसमें 10वां जो नियम था वो था हिंदी का कार्य साधक ज्ञान। जो क्वेश्चन यहाँ आया है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा घ। राइट आंसर घ हो जाएगा। अगला देखिए, हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा राजभाषा के नियम की किस नियम संख्या में है? तो ये हिंदी में प्रवीणता मैंने आपको बताया था रूल नंबर 9। यहाँ पर जो राजभाषा नियम थे 12 उनमें रूल नंबर 9 में बताया गया था कि हिंदी में प्रवीणता, अभी ऊपर बताया था कि 10 जो रूल नंबर 10 में था उसमें हिंदी का कार्य साधक ज्ञान। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर मैं 40 क्वेश्चन आपको हल करा रहा हूँ। बाकी को क्वेश्चन सेकंड पार्ट में हल कराएंगे क्योंकि काफी वीडियो लंबी हो जाती है। देखने वाले भी परेशान होते हैं कि काफी लंबी वीडियो है और आपको समझने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है कि लंबी वीडियो है तो थोड़ा सा आप बोर होंगे तो समझने में भी दिक्कत होगी। तो इस प्रकार आप यहाँ पर 40 क्वेश्चन पर मैं रोक रहा हूँ। बाकी की जो पीडीएफ है काफी लंबी पीडीएफ मैं आपको दिखा देता हूँ। काफी लंबी पीडीएफ है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। तो यहाँ पर देखिए काफी लंबी पीडीएफ है। क्वेश्चन टोटल इसमें 115 हैं। सभी को हल कराने वाला हूँ। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। सभी के लिए धन्यवाद।